नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है अनकही। नए शहर के कॉलेज में जाकर पढ़ने और हॉस्टल में रहने की सोचकर ही घबराहट हो रही थी। मेरे पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। पापा की तबादले वाली नौकरी थी और जिस छोटे से शहर में तब हम रहते थे वहाँ आधुनिक जीवन शैली के सभी संभव साधन मसलन कंबल, सिनेमाघर, अस्पताल आदि होते हुए भी ढंग का कोई कॉलेज नहीं था। एक था भी तो गुजराती मीडियम का। अतः मुझे जयपुर के कॉलेज में प्रवेश दिला दिया गया। चिंता किस बात की, अपना नलीन भी तो वहीं पढ़ रहा है, पापा ने समझाया। नलीन के और मेरे पापा कॉलेज के दिनों के मित्र थे। बाद में भी हम दोनों परिवार मिलते रहे। हम शिमला गए तो उन्हीं के घर रुके, वे मुंबई घूमने आए तो हमारे घर। नलीन की बहन मुझसे वर्ष भर छोटी थी। यूं ही पारिवारिक मित्रता हो गई थी। मम्मी पापा को तो तसल्ली हो गई कि मेरा सहारा भी निश्चय ही तिनके से कहीं अधिक था। शांत स्वभाव और कर्तव्यनिष्ठ मेरे अनुसार तो यही नलीन का परिचय होना चाहिए। हर रविवार को वह मेरी खोज खबर लेने आता था। हमारे घर में सदैव उसके गुणों के चर्चे होते रहते थे, परंतु अब जो भाव मेरे मन में जन्म ले रहे थे वह पूर्णतः भिन्न थे। दिल कुछ और भी चाहने लगा था। मन करता सिर्फ काम की ही बात ना करे और भी कुछ कहे। मन करता कि वह जाने की जल्दी ना करे, कुछ देर और रुका रहे। मतलब यह कि अच्छा तो वह मुझे पहले भी लगता था, लेकिन यौवन की दहलीज पर पहुंचकर उसके प्रति जो आकर्षण जागा था वह पहले से बहुत अलग था। पहल करने की हिम्मत नहीं पड़ी। विश्वास था कि एक दिन वह भी तो पहचानेगा मेरे अनुराग को। हॉस्टल लाइफ ने मुझे एक और अनमोल तोहफा दिया था, मेरे कमरे की साथिनी वासवी के रूप में। हमारे विषय अलग थे, परंतु कॉलेज के बाद का पूरा समय हम साथ ही बिताते। पढ़ाई पूरी करके मौज मस्ती करते, घूमने और पिक्चर जाते। प्रायः ननील को भी बुला लेती थी मैं। वासवी बहुत अच्छा गाती थी और जब भी कभी कॉलेज के फंक्शन में उसका गायन होता तब तो नलीन को आमंत्रित करने का बहाना मिल जाता। 3 वर्ष कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। नए शहर में अकेले रहने की घबराहट वाली बात अब पुरानी हो चुकी थी। यह जीवन छूटने वाला है, अब तो यही मलाल था। नलीन का कोर्स तो हमसे भी 2 महीने पहले ख़त्म हो गया था और उसके लौटने का दिन भी नज़दीक आ गया था। कैसे भूल सकती हूँ वह शाम। हमेशा की तरह उसने हमारे हॉस्टल पहुंचकर मुझे रिसेप्शन पर बुलावा भेजा। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने एक बड़े से लिफाफे में से हल्के गुलाबी रंग की एक ग्रीटिंग कार्ड निकाला। गुलाब के रंग बिरंगे फूलों से चित्रित मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जिस पल का मुझे इंतज़ार था वह पल आ गया था। कानों के साथ साथ पूरा तन उसकी बात सुनने को प्रतीक्षारत था। जब उसने कहा, तुम इतनी अच्छी शेर ओ शायरी करती हो, कविताएं पढ़ती हो, इस कार्ड पर कुछ ऐसी पंक्तियां लिख दो न कि वासवी पढ़ते ही मुग्ध हो जाए। वह बोले ही चला जा रहा था, मनुहार कर रहा था शायद, किंतु उसके बाद मेरे भीतर नहीं घुस पा रहे थे। पर मन के सोचने का तरीका अलग होता है और बुद्धि का अलग। मेरे मस्तिष्क ने फ़ौरन मेरे मन को वश में किया और मैंने उससे ग्रीटिंग कार्ड लेते हुए कहा, ठीक है, मैं अच्छी तरह सोचकर कल तक लिख दूंगी। और लौट आई अपने कमरे में। मोहब्बत मांगी या छीनी नहीं जा सकती, उस पर हक नहीं जताया जा सकता, यह जानती थी मैं। मैंने उस कार्ड पर जो लिख कर दिया वह मेरे ही दिल की से निकली आवाज़ थी। जब भी नलीन का ख्याल आता यह पंक्तियाँ आती मन में। जब वह ही मेरा नहीं रहा तो उन पंक्तियों का क्या करती मैं। अतः वही उस कार्ड पर लिख दी, बस नाम बदल गए थे। नलीन की ओर से वासवी को। कार्ड पाकर बहुत खुश हुई थी वासवी। कितनी बार तो वह कार्ड उसने मुझे दिखाया, कितनी ही बार वह पंक्तियाँ पढ़कर सुनाई। मैं उसकी खुशी में खुश दिखने को मजबूर थी। अच्छी बात यह थी कि अपने उत्साह में उसे मेरी उदासी दिखी ही नहीं। पढ़ाई पूरी हुई, हॉस्टल छूटा और संगी साथी भी। माँ तो मेरे विवाह के लिए उतावली थी। पढ़ाई तो पूरी हो गई है, पापा की अवकाश प्राप्ति से पहले विवाह हो जाए तो अच्छा है। मैं चुप रही, मना क्यों करती। किसका इंतज़ार करना था मुझे। ना कोई उमंग थी, ना कोई सपने। लड़कियों के लिए नौकरी का प्रचलन तब नहीं था।
भारत में तो वैसे भी लड़की के जीवन की राह उसके बड़े ही चुनते हैं, जिस पर आंख मूंदकर बस चलना होता है उसे। फ़र्क यह था कि मैंने भी नादानी से कुछ सपने बुन लिए थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि नलिन और वासवी के विवाह से पहले ही मेरा विवाह हो गया। खैर, मैं उनके विवाह में गई थी। अधिक समय वासवी के संग ही बिताया और नलिन के लिए खुशियों की ढेर सारी दुआएं मांगी सच्चे मन से, पर उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। समय आगे बढ़ता रहा, मेरा बेटा हुआ और उसे पालने में पूरी तरह मैं व्यस्त हो गई। पारिवारिक मित्रता होने के कारण शादी ब्याह या फिर अन्य अवसरों पर नलिन वासवी से भेंट हो जाती, पर भीड़ भाड़ में नलिन से दूरी बनाए रखना आसान नहीं होता। एक ही शहर में रहने के कारण एकदम कटकर रहना तो संभव नहीं था, परंतु उनके घर कम ही जाती मैं। इस बीच उनकी एक बेटी हुई, नाम रखा कनुप्रिया। हम सब अपनी अपनी तरह में व्यस्त रहे और बच्चे बड़े होते रहे। मेरा बेटा इंद्रनील 20 का हो गया और कनु 18 की। एक दिन दोपहर को खबर मिली कि नलिन का देहांत हो गया। विश्वास करने वाली बात नहीं थी और मन विश्वास करने को तैयार भी नहीं था, पर बम विस्फोट पूर्व सूचना देकर होते हैं क्या। नलिन के विवाह से उतना नहीं टूटी थी मैं जितना इस बात से। अभी 45 का भी नहीं हुआ था नलिन। व्यस्तता के बीच नलिन को पता ही नहीं चला कि उसके भीतर कोई रोग पनप रहा था। प्रातः उठा तो उसे रोज का चक्कर आया। वह फिर से बिस्तर पर बैठ गया। वासवी ने पानी लाकर पिलाया तो थोड़ा बेहतर महसूस किया उसने। वासवी चाय बनाने चली गई। तभी नलिन को लगा कि उसका दम घुट रहा है और वह बाहर लॉन में निकल गया ताज़ी हवा की तलाश में, पर शायद उसे एक बार फिर चक्कर आ गया और वहीं गिर पड़ा। पड़ोसी ने देखा और भागा आया। चेहरे पर पानी की छींटे मारा। वासवी को बाहर बुलाया, फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सब प्रकार से प्रयत्न करके देख लिया, परंतु वह नलिन को नहीं बचा सके। उसका दिल ही उसे धोखा दे गया था। नलिन से चाहे मैंने दूरी बनाए रखी थी, पर वासवी से मैंने दोस्ती कायम रखी। घर नहीं भी जाती तो टेलीफोन पर बात कर लेती थी। नलिन की मृत्यु के दौरान जो हर रोज़ उसके घर जाने का क्रम चला, तो मैंने उसे आगे भी बरकरार रखा। उस घर में नलिन की उपस्थिति महसूस करती थी मैं, कभी वासवी की बातों में तो कभी उसकी बेटी कनुप्रिया की आंखों में। कनु ने बहुत कुछ पाया था अपने पापा से। हंसती तो बिल्कुल वैसी ही थी, चलने का ढंग भी बिल्कुल वैसा था। धीरे धीरे मेरा उस पर मोह बढ़ रहा था। पति से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे वह, अति गंभीर और खामोश। पीएचडी कर रखी थी और अपने विषय में पूर्ण पारंगत थे। उनके चिंतन का क्षेत्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ऐसे ही अन्य गूढ़ रहस्य थे जो मेरी समझ से बाहर थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे विश्व भर की समस्याओं का हल उन्हें ही तलाशना है। अतः रोज़मर्रा की घर गृहस्थी की बातों में न उनकी रुचि थी, न ही इतना समय। घर की व्यवस्था से एकदम निर्लिप्त रहते वह। कुछ भी पूछने पर यही कहते, तुम्हें जो ठीक लगे वही कर लो। बेटा इंद्रनील दूर शहर में पढ़ रहा था और कोर्स के अंतिम वर्ष में कैंपस सिलेक्शन में अपनी मनपसंद नौकरी भी पा चुका था। नलिन को गए 6 वर्ष बीत गए। इस बीच मैं और वासवी एक बार फिर से बहुत करीब आ चुके थे। नलिन के पिता का देहांत पहले ही हो चुका था और माँ नलिन के जाने से पूरी तरह टूट गई थी। मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से वासवी उनकी अच्छी देखभाल कर रही थी। नलिन की पेंशन आती थी, अतः उस तरफ से चिंता की कोई बात नहीं थी। देखने में तो सब ठीक ही था, पर जो बात नहीं पता थी वह यह थी कि नन्ही सी चिंगारी वासवी के भीतर सुलग रही थी। उसका शरीर खोखला कर रही थी। वासवी कुछ और काम से डॉक्टर के पास गई और चेकअप करने पर पता चला कि लीवर के कैंसर ने उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऑपरेशन हुआ और इलाज भी शुरू किया गया, पर डॉक्टरों ने अधिक उम्मीद नहीं दिलाई। विदेश में रहती नलिन की बहन आकर माँ को अपने साथ ले गई। वासवी की देखभाल की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली। कनु तो थी ही। मृत्यु को सामने देख वासवी को अपनी बेटी की बहुत चिंता सता रही थी। कौन देखेगा उसे? बुआ के पास भेजने से पढ़ाई का नुकसान होगा। कनु मुझे शुरू से ही पसंद थी। मैंने अपने बेटे के मन की बात जानने के लिए उसे टेलीफोन किया। कनु को वह बचपन से ही जानता था।
इन दोनों की आपस में बनती भी खूब थी। उसकी रजामंदी जान मैंने वासवी से इन दोनों के रिश्ते की बात की। यह भी तय हुआ कि बाकी पढ़ाई वह हमारे ही घर में रहकर पूरी कर सकती है। वासवी को इस बात से बहुत तसल्ली मिली, पर जब उसने बेटी से बात की तो वह रोने लगी। माँ की मृत्यु अविश्वासभावी जान दुख को तो होना ही था, और एक दिन वासवी भी हमें छोड़कर चली गई। सब संस्कार पूरे होने के बाद मैं कनुप्रिया को अपने घर ले आई। मुझे छोटे बच्चों का साथ प्रारंभ से ही अच्छा लगता है। बेटे इंद्रनील के बड़े होने पर मैंने घर में क्रैश खोल लिया था। कामकाजी स्त्रियों के बच्चे दिन भर मेरे पास रहते और ऐसे खुश रहते कि शाम को घर लौटना ही नहीं चाहते थे। कन्नू भी कॉलेज से आने के बाद बच्चों के साथ लगी रहती। उसका भी मन लग जाता और वह भी मेरी नज़रों के सामने रहती। मैं कन्नू को प्रसन्न करने का बहुत प्रयत्न करती, पर देखती कि वह हमेशा उदास रहती थी। उन दिनों मोबाइल नया नया ही चलन में आया था और कन्नू ने अपनी माँ की बीमारी के दौरान ही खरीदा था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे फ़ौरन बुलाया जा सके। अब मैं देखती हूँ कि कन्नू अपने मोबाइल पर हर रोज़ एक नियत समय पर किसी से बहुत धीमे स्वर में लंबी लंबी बात करती, और जाने क्या, मुझे लगता कि मोबाइल की इस लंबी बातचीत के बाद वह अधिक उदास हो जाती थी, किसी खोल में सिमट जाती जैसे। पिता की कमी और माँ को खोने का गम तो मैं भी समझती थी, पर कुछ और भी था जो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। उस दिन कनुप्रिया का जन्मदिन था और मैंने पूरा भोजन उसी की पसंद का बनाया था। कन्नू की छुट्टी थी, अतः शाम को उसे लेकर कहीं घूमने जाने का या मूवी देखने का भी योजना थी मेरी। पर शाम होने से पहले ही एक युवक लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए आन खड़ा हुआ। दरवाज़ा मैंने ही खोला था। झिझकते हुए उसने पूछा, कन्नू है? कनुप्रिया। मैं उसे अंदर ले आई। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। बाद में याद आया कि वासवी के दाह संस्कार वाले दिन देखा था उसे। उसने कन्नू को फूल देते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और मुझसे कहा, आंटी, क्या मैं कन्नू को डिनर पर बाहर ले जा सकता हूँ? कन्नू के चेहरे पर लालिमा थी, चेहरे पर खुशी, ऐसी खुशी जो मैंने एक लंबे अरसे के बाद उसके चेहरे पर देखी थी। मैंने उस युवक अनुराग को कॉफ़ी पीकर जाने का निमंत्रण दिया। जानती थी कि उसका रुकने का मन नहीं है, किंतु मैं बिना तसल्ली किए कन्नू को उसके साथ कैसे भेज देती। उसकी माँ होने की जिम्मेदारी भी मुझे निभानी थी। कन्नू को कॉफ़ी बनाने का इशारा कर मैं अनुराग से बातें करने लगी। अनुराग सीए पूरा करके नौकरी कर रहा था। इन दोनों का 2 वर्ष पुराना परिचय था, निश्चय ही परिचय से बढ़कर था। कन्नू का जन्मदिन याद रखना और साथ में सेलिब्रेट करने की इच्छा रखना कुछ और ही संदेशा दे रहा था। समय पर लौट आना कहकर मैंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यद्यपि कन्नू ने जाते हुए कहा कि मौसी, यदि थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करना। जब तक वह लौटकर नहीं आए मेरा ध्यान उधर ही लगा रहा। 10 बजे के बाद से तो मैं खिड़की के बाहर झांकती खड़ी रही। 11 से थोड़ा पहले आए वे कार के रुकने के बाद भी वे देर तक उसके अंदर बैठे रहे। बाहर निकलकर उसने कन्नू का हल्का सा आलिंगन लिया और जब तक वह बाहर के गेट से दरवाजे तक नहीं पहुंच गई, वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। रास्ते में पड़ी किसी चीज़ से टकराकर वह थोड़ा डगमगाई तो भागकर वह कन्नू के पास पहुंचा। 1-2 दिन बाद मैंने अनुराग की बात छेड़ी तो कन्नू के आंसू टपकने लगे। अपने प्यार को स्वीकार किया उसने। माँ को अभी बताया नहीं था। अनुराग की नौकरी लग जाने का इंतज़ार कर रही थी। अब समझ आया कि जब मैंने वासवी के समक्ष कन्नू को अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव रखा तो वह क्यों रोई थी। स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इनकार करती, मन की बात कहती, पर मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। मैंने तय किया, मुझसे बेहतर कौन समझेगा प्यार को खोने का दर्द। प्यार को खोकर ज़िंदगी तो निकल ही जाती है, पर 1000 नमते पल लेने के पश्चात भी एक बेनाम सा दर्द, कुछ अनकही सी कमी रह जाती है जीवन भर के लिए। मैंने अनुराग के बारे में जांच पड़ताल की और पूरी तसल्ली करके उन दोनों का विवाह करवा दिया। मैं कनुप्रिया में तुम्हारा अक्स देखती थी ननील, इसलिए उसे भी अपने घर लाना चाहती थी शायद। आज लग रहा है जैसे एक बार फिर से तुम्हें खो दिया है मैंने, पर फिर भी आज संतुष्ट हूँ मैं, बहुत संतुष्ट।
आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।